वर्मा मध्य प्रदेश की खंडवा 177 विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। मेरा विधानसभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की अंतिम छोर पर महाराष्ट्र की बॉर्डर से लगा हुआ खंडवा ज़िला है और खंडवा ज़िले की मैं खंडवा सिटी की जो विधानसभा क्षेत्र है उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। और ऐतिहासिक दृष्टि से अगर हम देखें तो हमारे खंडवा ज़िले को या निमाड़ के उस क्षेत्र को हम दक्षिण का द्वार के रूप में पहचानते हैं। और साथ ही साथ हमारे जो खंडवा विधानसभा क्षेत्र है, खंडवा ज़िला जो है, उसके अंतर्गत 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर खंडवा ज़िले में स्थित है। इसी प्रकार जहाँ एक और पार्श्व गायक किशोर कुमार की ये जन्मभूमि है, इसी प्रकार मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना फेंक, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक, अर्थात इस प्रकार की देश के युवाओं में देश की आज़ादी के प्रति जोश भरने वाले इस प्रकार के साहित्यकार, हमारे देश के ख्यातमान साहित्यकार पंडित माखनलाल चतुर्वेदी की भी वो कर्मभूमि रही है। और इसी प्रकार अवधूत संत दादा धुनीवाले की भी पुण्य भूमि है। और पुण्य माँ सलीला, माँ नर्मदा की तट पर बसा हुआ हमारा ये निमाड़ का खंडवा विधानसभा क्षेत्र है। और इस प्रकार एक रेलवे जंक्शन पर भी है। और इस प्रकार हमारे मध्य प्रदेश में फसलों की दृष्टि से एक अच्छा सिंचित क्षेत्र हमारा खंडवा माना जाता है, जहाँ पर कि लगभग सभी फसलें होती हैं। और साथ ही साथ एक निमाड़ के रूप में खंडवा विधानसभा क्षेत्र एक भारतीय जनता पार्टी के गढ़ के रूप में जानी जाती है। निश्चित ही ये हमारे जो लोकतंत्र है उसके लोकतंत्र के रूप में इस प्रकार का हम कहते हैं कि जो 3 स्तंभ हैं, उस 3 स्तंभों में से एक विधायिका है। और विधायिका के अर्थात हमारे विधायिका का जो इस प्रकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात हमारे विधायक, उन विधायकों का इस प्रकार का देश की आज़ादी के बाद इस प्रकार का पहला आयोजन होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी विधायकों को आमंत्रित करा है, जहां पर सभी एक अपने स्वच्छ वातावरण में और साथ ही साथ एक पारिवारिक भाव में राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत और इस प्रकार का एक पहला प्रयास है। मैं ऐसे सभी आयोजकों को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई दूंगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में मुश्किलें और चुनौतियों के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो निश्चित ही आज हमको इस प्रकार से ज़रूर लगता है कि अगर हम इस प्रकार के विकसित क्षेत्र या महानगरों से जिस प्रकार की तुलना करते हैं तो ध्यान में आता है कि उस प्रकार की सभी सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए। हमारा खंडवा क्षेत्र आज भी रेलवे जंक्शन पर है, लेकिन उसके बावजूद भी रेलवे की अनेक ट्रेनें खंडवा शहर में नहीं रुकती हैं। एयर कनेक्टिविटी के लिए हमको कहीं ना कहीं नागपुर या कहें कि हमको इंदौर की ओर देखना पड़ता है। इस प्रकार की चुनौतियां हैं। और हमारे स्थानीय चुनौतियों की ओर अगर हम देखते हैं तो निश्चित ही किसानों के लिए आज अच्छा काम हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। केंद्र सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है, लेकिन एक आज भी लगता है कि लोगों का, हमारे मतदाताओं का जीवन स्तर कैसे उठे, इसके लिए आय में वृद्धि कैसे हो, अच्छी शिक्षा में गुणात्मक कैसे सुधार हो, इसको लेकर हमारे लिए हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और इसको लेकर हमारे द्वारा जो प्रयास किए गए हैं, हमारे क्षेत्र में हमने मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी है, अतिरिक्त महाविद्यालय की स्थापना करी है। इसी प्रकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए अगर बात करें तो देश की आज़ादी के बाद वहाँ पर इस प्रकार का शिक्षा के क्षेत्र में कार्य नहीं हुए थे। हमने हर 3 किलोमीटर पर हाई स्कूल तक लेकर गए। और मुझे लगता है कि इसके बावजूद भी अभी बहुत से काम करना बाकी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हमने कार्य करा, सड़कों के लिए करा है, बिजली के लिए करा है। और आज भी लगता है कि ये आज भी पर्याप्त नहीं है, ऐसा कहते हैं। हमेशा सुधार की गुंजाइश और एक विकास चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है। तो निश्चित रूप से हम इनको एक चुनौती के रूप में मानते हैं। और किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्धियां और ज़्यादा से ज़्यादा जनता को हम सौगातें दे सकें, इसका प्रयास हम रात दिन करते हैं। मेरा पहला चुनाव, मेरा अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत अगर मैं बात करूं तो मैं युवा मोर्चा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक पारिवारिक
रूप से हमारे परिवार में राजनीति रही है। पूर्व में विधायक पिताजी लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं, तो उनका अनुसरण करते हुए जब से हमने होश संभाला तब से घर में राजनीति देखी है और उसे महसूस किया है। और उसके लिए किस प्रकार अगर हम कहें कि अगर हम राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम सेवा को आधार बनाएं, अर्थात किस प्रकार हम हमारे क्षेत्र के लोगों की सेवा करें। और इस कड़ी में मैंने पहला चुनाव, जिस प्रकार से कहते हैं कि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी पंच होती है, शहरी क्षेत्र में पार्षद होती है, मैंने पार्षद से अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत करी है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से हम छोटा चुनाव लड़ेंगे, चुनौतियां बढ़ती जाएगी। पहला चुनाव मैंने पार्षद के रूप में लड़ा, फिर उसके बाद 2006 में अपना मुख्य विधानसभा का एक उपचुनाव लड़ा पिताजी के एक्सपायर होने के बाद, फिर 2008, फिर 2013 और फिर 2018। इस प्रकार मेरे ये कंटिन्यू 4 विधानसभा के चुनाव मैंने लड़े हैं। लेकिन इन चुनाव को मैं हर चुनाव जब भी हम जनता के बीच में आते हैं एक चुनौती के रूप में जाते हैं। और हम इस प्रकार की समीक्षा नहीं कर सकते कि कौन सा चुनाव कठिन था या चुनौतीपूर्ण था। मुझे लगता है कि मेरा आने वाला चुनाव निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण होगा, और पिछला भी चुनाव मेरा चुनौतीपूर्ण था। अर्थात मैंने हर चुनाव को एक चुनौती के रूप में लिया है। और निश्चित रूप से हम जनता की सेवा को आधार बनाकर राजनीति करते हैं तो निश्चित रूप से जनता साथ होती है, और आने वाले समय में भी जनता हमारे साथ होगी, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। निश्चित है, राजनीति, मुझे लगता है कि राजनीति किसी पाठशाला में या किसी इंस्टीट्यूट में या हम किसी भी इस प्रकार का इसको आधार मानकर राजनीति नहीं कर सकते, अर्थात हम उसमें आगे नहीं बढ़ सकते। निश्चित रूप से हमको समय समय पर इस प्रकार के जो राजनीति में मॉडल हैं, राजनीति में आदर्श हैं, इस प्रकार के जिन लोगों का एक संघर्षशील व्यक्तित्व रहा है, हमारे जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर सभी हमारे राष्ट्र पुरुषों के यहाँ पर हम देख रहे हैं तेल चित्र और प्रतिमा लगाई है। मुझे लगता है कि ये सब अपने आप में एक अनूठे थे और सबसे हमको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन ऐसे मेरा वर्तमान में जिनके साथ मैं कार्य कर रहा हूँ, मेरे प्रथम राजनीतिक गुरु में अपने पिताजी स्वर्गीय किशोरीलाल जी वर्मा जी को मानता हूँ, जिनसे मैंने राजनीति की ABCD सीखी। उसके बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी का व्यक्तित्व भी हमको बहुत कुछ सिखलाता है। और उसके बाद अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हों नरेंद्र मोदी जी हो, उसके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये सब हमको एक राजनीतिक के रूप से एक प्रेरणा देते हैं। और हमने इन सब से सीखकर राजनीति के रूप में जनता के सेवा के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से सेवा ही राजनीति का मूल आधार होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। अगर एक जीवन दर्शन की अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा विस्तृत विषय ये दर्शन हो सकता है। जिस प्रकार के हमारे ऐसा कहते हैं कि पूरे विश्व अगर विश्व का इतिहास देखें तो एक भारतीय दर्शन अपने आप में एक अपना सबसे अनूठा दर्शन है। भारतीय सभ्यता सबसे अनूठी है और मुझे लगता है कि भारतीय दर्शन के माध्यम से अगर हम हमारी धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक परंपराएं, धार्मिक ग्रंथ, ये सब रामचरितमानस से लेकर इस प्रकार के सभी ग्रंथ हैं, हमको इसको कहीं ना कहीं अध्ययन करने की आवश्यकता है। और यही हमको एक जीवन का पाठ पढ़ाते हैं, जीवन की जीने की कला सिखाते हैं। और निश्चित रूप से राजनीतिक जीवन में आवश्यकता है कि किस प्रकार हम पारदर्शिता के साथ, किस प्रकार कायल की कोठरी में बगैर किसी निर्वाद आरोप प्रत्यारोप के हम जीवन में आगे बढ़ सकें। इसको हम तभी कर सकते हैं जब हमने भारतीय दर्शन के अर्थात भारतीय ग्रंथ, भारतीय महापुरुष, भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करा हो और अर्थात हमने उसको हमारे जीवन में आत्मसात करा हो। निश्चित रूप से मैं अपने जीवन में यही प्रयास करता हूँ कि कहीं ना कहीं हम किस प्रकार हमारे इस प्रकार के भारतीय हमारे दर्शन, भारतीय अध्यात्म, भारतीय हमारे धर्म ग्रंथ, हमारे महापुरुष, उनको हम किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा आत्मसात कर सकें और इसका हम प्रयास प्रतिदिन करते हैं। भारतीय अगर हम लोकतंत्र की अगर बात करते हैं तो मुझे लगता है कि सारे विश्व का अनेक देश है जो लोकतंत्र के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम भारतीय संविधान की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं जब भारतीय संविधान की रचना की गई
तो निश्चित रूप से अनेक शंका कुशंकाएँ राष्ट्रीय स्तर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय पर भी हो रही थी कि इस प्रकार की देश जहाँ पर 25 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, 500 किलोमीटर पर जिस देश में भाषाएं बदल जाती है, वो देश इस प्रकार से लोकतांत्रिक रूप से कितने समय तक चल पाएगा और कैसे चल पाएगा, इस प्रकार की शंकाएं कुशंकाएं व्यक्त की गई थी। लेकिन इतने वर्षों बाद अगर हम देखते हैं तो आज ये भारतीय लोकतंत्र ही है जो सारे विश्व में कहीं ना कहीं एक प्रेरणा देने का काम करता है। ये भारतीय लोकतंत्र ही है जो सबसे बड़ी आबादी को लोकतंत्र के माध्यम से संचालित कर रहा है। ये भारतीय लोकतंत्र है जो कहीं ना कहीं आज वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित है। तो ये कहीं ना कहीं आज हमारे लोक जीवन में, हमारे आचरण में, हमारी सभ्यता में, हमारी परंपराओं में आज लोकतंत्र है और निश्चित रूप से आज प्रत्येक व्यक्ति इस लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य कर रहा है। चाहे एक जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारा चतुर्थ स्तंभ मीडिया हो, इस प्रकार की प्रत्येक इकाई आज लोकतंत्र की मजबूती के लिए कार्य कर रही है और यही हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करते हैं। मेरी सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है कि मेरी जनता, मेरे मतदाता और मेरा क्षेत्र है जिनका स्नेह मुझे मिलता है और मैं लगातार इस प्रकार से लगातार 4 बार से विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं और मुझे लगता है कि वही मेरी ताकत है। और मैं अपने जीवन में अपने मतदाताओं के लिए, अपने क्षेत्र के लिए अपने जीवन का सर्वस्व भी न्यौछावर अगर कर दूं तो मुझे लगता है कि वो सबसे कम है, क्योंकि वो मेरी हर प्रकार की ताकत बनने का काम मेरे क्षेत्र की जनता ने करा है। निश्चित ही युवाएं, हमारे युवा देश का हम देखते हैं कि ऐसा कहते हैं कि आज सारे विश्व में अगर सबसे अधिक युवा किसी देश में तो हमारे देश में, अर्थात 60% युवा आज हमारे देश में, और ये युवा ही हमारे देश की ताकत है। तो आज मैं हमारे युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि हम राजनीति को कहीं ना कहीं एक हे दृष्टि से न देखें। राजनीति है, अगर हम इस प्रकार से कहें कि अगर कोई इंजीनियर है तो वो एक अच्छा कंस्ट्रक्शन कर सकता है, अगर शिक्षक है तो अच्छा शिक्षक हो सकता है, ऐसा हर किसान एक अच्छा किसान हो सकता है। लेकिन अगर एक युवा जिसमें एक अच्छी सोच है, देश के लिए कुछ करने की ललक है, तो मुझे लगता है कि हम इस प्रकार से एक अच्छी सोच के साथ एक बड़ा काम करना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं को मुझे लगता है कि राजनीति में आने की आवश्यकता है, देश की राजनीति के बारे में सोचने की आवश्यकता है और हमारा देश का युवा ही देश को और ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर कर सकता है, देश को परम वैभव पर ले आ सकता है। तो ये देश का युवा ही कर सकता है और मैं देश के युवाओं से यही आह्वान करूंगा कि हम एक अच्छी सोच के साथ देश को कुछ अच्छे ओर ले आने की ओर, देश को मजबूती प्रदान करने की ओर हमारा युवा राजनीति में अवश्य रूप से आए।